हेलो फ्रेंड्स। चलो, आज अपन रिवाइज करेंगे सर टेक्स्ट इनवर्स चैप्टर। बड़ा सिंपल इजी सा चैप्टर है। ठीक है, एकदम टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड या हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मैनेजेबल क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से इनको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से बताऊंगा। मैं जितना बताऊंगा अगर आप ध्यान से सुन लो, याद रख लो, तो ही आपका एग्जाम में काम बन जाता है। ठीक है, चल पहले तो अपन ये समझते सर हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। सर टैक्स इनवॉइस क्यों पढ़ना चाह रहे हैं ये चैप्टर। सर हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ना चाहते हैं सर क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में काम कर रहा है तो उसे किस टाइप का इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो गलत इनवॉइस इशू कर दिया तो फिर क्रेडिट नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं कि भाई कैसे, कौन सा, कब, क्या, किस टाइप का इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर ये सिखाता है हमें। चलो लेट्स स्टार्ट विथ रूल 46, टैक्स इनवॉइस। सर टैक्स इनवॉइस क्या होता है। जब भी कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करता है, ठीक है, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है। और जो वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है उसमें आईआरएन नंबर होता है सर। ठीक है, अगर वो ई इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसमें आईआरएन नंबर होता है। ई इनवॉइस क्या होता है सर। सिस्टम जनरेटेड ई इनवॉइस होता है सर, जहां पर हम जीएसटी की वेबसाइट में जाके ई इनवॉइस जनरेट करते हैं सर। सर क्या हर किसी के लिए ई इनवॉइस कंपलसरी। नो सर, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर जाए उसे सरकार बोलती है ई इनवॉइस कंपलसरी है। ठीक है, तो वो छोटे मोटे लोग आज भी अपना जो जीएसटी का इनवॉइस इशू करते हैं वो टैली से कर लेते हैं, या तो सर कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उससे कर लेते हैं। बट सर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उन्हें तो ई इनवॉइस कंपलसरी है सर। और उस ई इनवॉइस में क्या होना चाहिए, आईआरएन नंबर होना चाहिए। अगर आपके उस ई इनवॉइस में आईआरएन नंबर नहीं है तो वो ई इनवॉइस वैलिड नहीं है। ठीक है, वो वैलिड नहीं है सर। आप समझो, वो वैलिड नहीं है मतलब वो इनवॉइस ही नहीं है। वो इनवॉइस ही नहीं है इसका मतलब सामने वाला क्रेडिट नहीं ले पाता है। ठीक है, बैठा दिमाग में। सर सामने वाले की क्रेडिट किस पे टिकी है कि आप आउटवर्ड में सप्लाई दिखाते हो, सही तरीके से दिखाते हो, प्रॉपर सब चीजें करते हो, तभी तो सामने वाला क्रेडिट ले पाता है सर। अगर आप ही घपला करने चल जाओगे तो वो क्रेडिट कैसे लेगा सर। क्लियर है। अगला, ध्यान से सुनते जाना, बहुत मस्त चैप्टर है, इजीली समझ आता है। सर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो सर उस केस में क्या इनवॉइस कंपलसरी है। हाँ सर, टैक्स इनवॉइस कंपलसरी, ऑप्शन नहीं है सर, वहां पर टैक्स इनवॉइस कंपलसरी है। क्योंकि सर ये जो पर्सन है, रिसिपिएंट है, ये क्रेडिट लेगा। और क्रेडिट किस बेसिस में लेगा, टैक्स इनवॉइस के बेसिस में लेगा। तो जब तक ये पर्सन इनवॉइस इशू नहीं करेगा तब तक ये क्रेडिट कैसे ले पाएगा सर। इसलिए दो रजिस्टर्ड पर्सन आपस में काम करते हैं, चाहे 1 रुपए का काम करे चाहे 1 लाख का काम करे, सरकार बोलती है उस केस में टैक्स इनवॉइस कंपलसरी है सर। बट अगर मान लो रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अब अनरजिस्टर्ड है तो वो बंदा क्रेडिट नहीं लेने वाला, तो सरकार बोलती है अगर वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा है तो फिर आप सामने वाले का नेम, एड्रेस, सब चीज लो, नेम ऑफ द स्टेट वगैरह, उसका पूरा कोड वगैरह सब डिटेल्स लो। पर अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है सर तो आप उससे डिटेल मांग सकते हो कि भाई आप अपना नाम, एड्रेस, डिटेल्स प्रोवाइड करो। सर उस केस में कंपलसरी नहीं है कि आप उसकी कंप्लीट डिटेल लो, क्योंकि वैल्यू 50,000 से कम है। समझ आया आराम से। सर मैंने जिसको सप्लाई किया वो सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। अब अगर अनरजिस्टर्ड है तो सर अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा का सप्लाई है तो सरकार बोलती, या 50,000 का भी है तो सरकार बोलती है उस केस में आप उसकी पूरी डिटेल लो, नेम, एड्रेस, स्टेट कोड, पिन कोड सब लो। पर अगर 50,000 से कम है तो सरकार बोलती भाई देखो, छोटा आदमी है, छोटा परचेस कर रहा है, आप उसकी पूरी डिटेल मत लो, नाम ले लो काफी होता है सर। आई बात समझ। बट सरकार ने बोला कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको नेम ऑफ द स्टेट इंपॉर्टेंट है सर, बाकी पूरा एड्रेस डिटेल लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नेम ऑफ द स्टेट तो इनको चाहिए सर। कौन कौन से केसेस है सर देखो, where any taxable service is supplied by or through an e-commerce operator, by or through an e-commerce operator, या फिर by a supplier of OIDR services, ठीक है, टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो सरकार बोलती ऑनलाइन, बेसिकली ये ऑनलाइन चीजें हैं,
और अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई कर रहा है, जहां पर वैल्यू अगर 50,000 से कम भी है तो आपको नेम ऑफ द स्टेट तो बताना ही पड़ेगा सर। नेम ऑफ द स्टेट बताना पड़ेगा, कंप्लीट एड्रेस की डिटेल्स नहीं चाहिए, नेम ऑफ द स्टेट तो चाहिए। ऊपर वाले में नेम ऑफ द स्टेट नहीं चाहिए, पर सर अगर ये ऑनलाइन वाला काम है तो आपका नेम ऑफ द स्टेट चाहिए। समझ आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था सर ई इनवॉइसिंग किसके लिए कंपलसरी है सर? जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है सर। तो एग्रीगेट टर्नओवर जिसका 17-18 से चेक किया जाएगा, अगर 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो नहीं है। तो एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर किसी के ऊपर ई इनवॉइस नहीं होता तो वो क्या इनवॉइस ही जनरेट नहीं करता? नहीं, वो लोग करते हैं। वो लोग अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं या टेली के थ्रू करते हैं या जैसे भी करे सर, उन्हें सिस्टम में जाके ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना पड़ता सर। ठीक है, बैठा दिमाग में? डायनेमिक क्यूआर कोड सर, कौन से ऐसे इनवॉइस होते हैं जिसमें डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए? सर देखो, B2B में तो कंपलसरी है। सोच ही क्या रहे हो, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन में डायनेमिक क्यूआर कोड कंपलसरी है क्योंकि दोनों रजिस्टर्ड होते हैं, सामने वाला बंदा क्रेडिट भी लेता है। बट B2C में इन्होंने बोला सर हम उन्हीं केस में डायनेमिक क्यूआर कोड की कंपलसरी करेंगे जिस केस में सर एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होगा। ठीक है, जिस केस में एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होगा। अब एक स्टूडेंट बोला सर ये डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है? आप कभी इनवॉइस देखना, यहां पर ऐसे क्यूआर कोड बना हुआ होता है। अब उस क्यूआर कोड का बहुत सारा यूज होता है सर। अब उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके इनवॉइस की डिटेल निकाल सकते हो, सप्लायर रिसिपिएंट की डिटेल निकाल सकते हो। कई बार वो क्यूआर कोड का यूज पेमेंट करने के लिए भी होता है। बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है सर उस डायनेमिक क्यूआर कोड के। बट B2C में तभी अप्लाई होगा जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होगा फ्रॉम 17-18। और अगर B2B है तो वो तो कंपलसरी है। सोच क्या रहे हो सर? आई बात समझ? सरकार बोली कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम डायनेमिक क्यूआर कोड से बाहर रखते हैं, नोटिफाइड वाले लोग। तो ये नोटिफाइड वाले लोगों के बारे में अपन बात करेंगे आगे कि कौन नोटिफाइड है। ठीक है, नीचे मैं अभी आपको दिखाऊंगा सर। ठीक, देखो ये 4 लोग नोटिफाइड है सर। इन 4 लोगों के ऊपर डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। सबसे पहला इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, NBFCs, GTA वाले लोग, ये लोग के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इसमें डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स एडमिशन 2, इसमें डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कुछ केसेस हैं जहां डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब इन सब केसेस में अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा भी होता है और अगर आप B2C सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो भी डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आया? बैठा ये दिमाग में? क्लियर हुआ डायनामिक क्यूआर कोड की कहानी? आओ आगे बढ़ते हैं सर। सर HSN कोड, देखो ये सब चीजें ना MCQ में आती है, लिखने को नहीं आती है। समझो, आपको ना जब आप प्रिपरेशंस करते हो ना किसी भी चीज की, तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी चीज मुझसे क्वेश्चन वाइज पूछ सकता है, कौन सी चीज MCQ वाइज। क्योंकि हर चीज के क्वेश्चंस नहीं आते। क्योंकि देखो आप हर चीज को उतना डीप और डिटेल में पढ़ने जाओगे ना, विश्वास करो सिलेबस खत्म नहीं होता लोगों का, नहीं होता। क्योंकि ये तो GST चलो ये तो छोटा भी है, DT में क्या करोगे? तो आपको ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पर मुझसे कितना डिटेल में जा सकता है, कहाँ मुझसे उतना डिटेल में नहीं जाएगा। ये एक स्मार्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सर HSN कोड की बारी है सर। तो याद रखना सर, अप टू 5 करोड़ का टर्नओवर है तो 4 डिजिट, 5 करोड़ से ज्यादा होगा टर्नओवर तो 6 डिजिट का HSN कोड है सर। ठीक है, ध्यान रहेगा सर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला सर अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, वो 4 डिजिट का HSN कोड ना भी मेंशन करे, अगर वो सप्लाई किसको कर रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। एक स्टूडेंट बोला सर ऐसा क्यों ना इंसाफी? सर क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। वो अगर अनरजिस्टर्ड है मतलब वो क्रेडिट नहीं लेगा। तो उस केस में उन्होंने छोड़ दिया कि जा भाई अनरजिस्टर्ड है, HSN कोड ना भी मेंशन करे तो कोई पाप नहीं होने वाला। वो तो जब रजिस्टर्ड पर्सन होता है तब हमें देखना पड़ता है भैया HSN कोड का क्या कहानी है सर। आई बात समझ? देखो सर, अगला इनवॉइस रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और SEZ सप्लाईज। अगर आप SEZ या एक्सपोर्ट को सप्लाई करते हो तो सरकार बोलती है इस केस में 2 तरीके होते हैं सर, ध्यान से सुनना।
वैसे तो ये इंटर में इतना डिटेल में नहीं है, फाइनल में बहुत है सर, कि सर अगर आप एसईजेड या एक्सपोर्ट करते हो तो दो तरीके होते हैं सर। एक, अपॉन द पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, या तो आप टैक्स पे करके एक्सपोर्ट कर रहे हो सर, या एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो, या फिर अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सर। सर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मतलब जहां पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो, बट टैक्स का पेमेंट नहीं करते हो सर, टैक्स का पेमेंट नहीं करते हो। ये दो तरीके से आप सप्लाई कर सकते हो। तो सरकार बोली अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या एसईजेड को सप्लाई करते हो तो वो सेम एज टैक्स इनवॉइस होता है, ठीक है। और अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो कंट्री का नेम पूछ लो, नेम ऑफ द कंट्री पूछ लो सर। 50,000 से ज्यादा है तो, ज्यादा है तो, आया समझ, बैठा दिमाग में। आओ अगला, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। सर ये क्या होता है सर, अब ध्यान से सुनना। कोई ऐसा पर्सन जो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों सप्लाई करता है। अब टैक्सेबल सिर्फ करता तो टैक्स इनवॉइस हो जाता, सिर्फ एग्जेम्प्टेड करता तो बिल ऑफ सप्लाई हो जाता। अब एक आदमी एक साथ दोनों चीजें कर रहा है तो सरकार बोलती है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा सर। समझ आया, ये होता है टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए सर। क्लियर हुआ, बैठा है दिमाग में। आओ आगे बढ़ते हैं सर। रूल 48 बोलता है सर क्या तरीका होना चाहिए इशू करने का इनवॉइस। अगर गुड्स है तो ट्रिप्लीकेट होता है, सर्विस है तो डुप्लीकेट होता है। क्योंकि सर गुड्स के केस में ना सर ट्रांसपोर्टर भी बीच में आ जाता है, इसलिए ट्रिप्लीकेट होता है। सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट ही होता है सर, ठीक है। आई बात समझ, ठीक। सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेस प्रॉपर होना चाहिए सर, ठीक है। फॉर्म GSTR 1 में आप अपलोड करेंगे डिटेल्स, या फिर 1A जहां पर आप अमेंड करके डिटेल्स डालते हैं सर, ठीक है, जो आपसे छूट गया हो। ई इनवॉइसिंग का फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फॉर्म GST INV01, इसमें अपन ई इनवॉइस जनरेट करते हैं सर, ठीक है। ई इनवॉइसिंग के रिक्वायरमेंट किन के ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर सर, ठीक है। अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और अगर आप ई इनवॉइस के अलावा कोई दूसरा इनवॉइस इशू करते हो, सर नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको ई इनवॉइस इशू करना चाहिए था, पर आपने क्या किया, ई इनवॉइस के बदले कुछ और इशू कर दिया, तो सरकार बोलती है हम उसको इनवॉइस ही नहीं मानेंगे। मतलब आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट थी, आपने क्या किया, टैली के सॉफ्टवेयर से नॉर्मल इनवॉइस बना दिया, सरकार बोली हम उसे इनवॉइस मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं कि इनवॉइस इशू हुआ है। आई बात समझ, क्लियर हुआ। आओ सर, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस होते हैं। ये आ सकता है लिखने को, बहुत अच्छे से आराम से आ सकता है सर। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती है। बोला है मतलब, बोले सरकार बोली दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, बोला इनका टर्नओवर भी एक्सीड करे तो भी एग्जेम्प्ट है। सरकार बोली अब GST में इनवॉइसिंग की बात ही नहीं है। बोला बताओ भाई, मजा आएगा जान के। सरकार बोली सबसे पहला है SEZ सर। मैं बोला 1 मिनट, मेरा ना एक क्वेश्चन है सरकार से। मैंने बोला सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को ये बोल रहे हो SEZ ई इनवॉइस से एग्जेम्प्ट है। सरकार बोली हाँ हम यही बोल रहे हैं। मैं बोला नहीं आप बात नहीं समझ रहे हो, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर SEZ किसी को सप्लाई करे तो ई इनवॉइस से एग्जेम्प्ट है, मैं अगर SEZ को सप्लाई करूँ तो। सरकार बोली वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा वो तो यहाँ पूछ लिया क्योंकि ये सब जगह तेरे दिमाग में आ सकता था। मैंने हाँ क्यों नहीं आ सकता भाई, एक बार बताओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी तो मेरे को सप्लाई कर सकता है और मैं भी गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकता हूँ। सरकार बोली परफेक्ट। अब एक बात समझ ले, ये जितने लोग हैं ये लोग पाए हैं, मतलब अगर ये लोग सप्लाई कर रहे हैं तो ये ई इनवॉइस से एग्जेम्प्ट है, ठीक है। और अगर टू है, टू मतलब तू इनको सप्लाई कर रहा है, तू वर्धमान सर इनको सप्लाई कर रहे हैं, तो सरकार बोली सर ई इनवॉइस वर्धमान सर को इशू करना पड़ेगा सर। अच्छा, मैं इनको सप्लाई करूं, ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, ये लोग किसी को भी सप्लाई करें ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है।
बहुत प्यारा है यार, ये लिस्ट याद करना पड़ेगा। मैं इसका ऑप्शन भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं बोल सकता कि यहाँ पे छोड़ दे बे हो जाएगा, एक आध याद कर ले, ना 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 ना। ये दो से तो एग्जाम में इतने बार आ चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तीसरा इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट ये है सर, पर ऐसा नहीं है ये तीन ही है। मेरे हिसाब से तो भाई साहब ये लिस्ट ही याद कर लीजिए, 5 मार्क्स का पूरा लिखने को आ जाएगा। देखो टैक्स इनवॉइस चैप्टर में बहुत लिमिटेड चीजें अच्छी है और इम्पोर्टेंट है। कुछ लिमिटेड चीजों में ये सबसे पहली चीज है जो मेरे को तो लगता है अरे बेहतरीन चीज है। समझ आई बात? अच्छा, अब इन्होंने बोला सर अगर कोई एंटिटी है जिसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं ई इनवॉइस से, ठीक है, अगर कोई एंटिटी है जिसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं इनवॉइस से, जैसे कि SEZ सर, उनको हमने एग्जेम्प्ट किया। अब बोला हाँ ठीक है, तो वो बोले एग्जेम्प्ट एज अ होल होते हैं, मतलब बोले SEZ को हम पूरा एग्जेम्प्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर सप्लाई के लिए एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं। ये SEZ एक सप्लाई करेगा तो इनवॉइस नहीं है, दूसरे को सप्लाई करेगा तो ई इनवॉइस है, ऐसा नहीं होता। जब हमने SEZ को एग्जेम्प्ट कर दिया ई इनवॉइस से, तो वो चाहे किसी को भी सप्लाई करे, कोई भी सप्लाई करे, किसी नेचर का भी सप्लाई करे, सभी चीजों पे उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। समझ आया बात? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? ध्यान से सुनो मेरी बातें यार, मैं मतलब सीरियसली बता रहा हूं, मैं जितना आपको पढ़ाता हूं प्रिसाइज्ड, मैं चाहूं तो मैं भी ये लेक्चर्स को टैक्स इनवॉइस के 4 घंटा खींच सकता हूं, मेरे को भी आता है वैसे खींचना। पर एक बात याद रखना, आप उससे फ्रस्ट्रेट इरिटेट होते हो, टाइम पास होता है, कुछ रिजल्ट्स नहीं आते, बच्चे उतना दिमाग में रख नहीं पाते, क्योंकि आपको भी पता है आखिरी 1.5 डेज में ही हमें चीजें समेटनी है ना। तो इतना भी एक्सेस मत करो कि वो याद ही नहीं रहे काम की चीज की हम काम का क्या पढ़े थे भाई। समझ आ रही बात? इसीलिए मैं जो बोलता हूँ, जितना बोलता हूँ, परफेक्ट टू द पॉइंट चीजें बोलता हूँ, कोई फालतू बकवास करता ही नहीं मैं। ठीक है, मेरे को आता ही नहीं है फालतू बकवास करना कि मैं कुछ भी बकवास करूं लेक्चर के बीच में। लेक्चर बच्चा पढ़ने आया है, सिंसेरिटी से कवर अप करे चीजों को, उसको ऐसा लगे कि उसका 1 घंटा प्रोडक्टिव है। उसके बाद भाई जितना देखे, आधी घंटा देख रहा है, आधी घंटा प्रोडक्टिव, उसको आधी घंटे में ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार आधी घंटे की क्लास में भी सर 10-15 मिनट बकवास कर देते हैं। अरे नहीं होनी चाहिए चीज, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा ध्यान दो। कई स्टूडेंट की आदत होती है अरे यार छोड़ना आराम से सुनते हैं, वो आदत है 10-15 मिनट तो सर लोग टाइम पास करते हैं। अरे नहीं करता हूं मैं, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट, प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट, फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट, एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट्स, अरे मेरे पुराने लेक्चर देख लो, किसी में मैं बकवास नहीं करता, टाइम पास नहीं, सीधा पढ़ाई। ठीक है। और सर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, सर ये क्या होता है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है? नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। रिवाइज मतलब पुराना जो बिल बनाया होगा उसको रिवाइज करेंगे। किस में रिवाइज करेंगे? टैक्स इनवॉइस में। सर नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। देखो 1 जनवरी को मैं लाइबल टू रजिस्टर था, 15 जैन को मैं अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, 20 जैन को उन्होंने मुझे रजिस्टर कर दिया। परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर? क्या मैंने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया? हाँ सर। 15 डेज में अप्लाई कर दिया आपने, अच्छे इंसान हो सर। तो मैं किस दिन से रजिस्टर माना जाऊंगा? 1 जनवरी से। पर मुझे रजिस्ट्रेशन किस दिन से मिला है? 20 जनवरी से। इसके बीच में मैंने जितने भी काम किए होंगे उसके लिए जो भी मैंने इनवॉइस इशू किया होगा उन सब इनवॉइस को अपन को रिवाइज करना पड़ता है, रिवाइज करके टैक्स इनवॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सर क्यों क्यों क्यों? सर कारण ये होता है कि आपने इसके बीच में जो भी इनवॉइस इशू किया होगा वो आपका टैक्स इनवॉइस नहीं रहा होगा, क्योंकि आप उस टाइम रजिस्टर ही नहीं हुए थे सर। तो सर आप जितने भी इनवॉइस है उसको टैक्स इनवॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब देखो मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ, टैक्स इनवॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ताकि सामने वाला क्रेडिट ले पाए, और आप भी तो सेक्शन 18 के बेसिस में जिस दिन लायबल टू रजिस्टर थे उसके 1 दिन पहले से लेके 1 साल पहले तक के इनपुट की क्रेडिट ले पाओ। समझ आई बात? ऐसे कनेक्शन होना चाहिए। मैं सरकार को बोला ठीक है ये 20 डेज का आप मुझे बोल रहे हो कि जितने भी इनवॉइसेस थे आप उसे रिवाइज कर दो। मैं पूछा रिवाइज करने के लिए मुझे कितना टाइम पीरियड दोगे?
सरकार बोली जिस दिन आप रजिस्टर हो गए थे वहां से 1 मंथ का समय देंगे हम आपको। आप 20 जन है, 20 फेब तक रिवाइज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 20 फेब तक रिवाइज कर लो। समझ आया? पूरा प्रोविजन बड़ा सिंपल तरीके से बताया था सर, बहुत सिंपल तरीके से। क्लियर हुआ ये? ठीक है सर। कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो लिमिट 2,50,000 है, और सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में लिमिट 1 लाख है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसकी डाउट और दिक्कत थे। मैं ना इसका आपको वो क्या बोलते हैं उसको, हैंड रिटन नोट्स में ना एक प्रॉपर अच्छे से लिख के दे दूंगा, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो ये डाउट है ना कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस कंसोलिडेटेड की लिमिट क्या है। अभी तो आप ये याद रखिए कि सर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो 2,50,000 की लिमिट है। कंसोलिडेटेड वर्ड तो मतलब पता है ना सर, बहुत पढ़ते हैं अकाउंट्स में कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेट करना मतलब जितने भी रिवाइज इनवॉइसेस है सबको एक साथ कर लेना, कंसोलिडेट कर लेना। ठीक है, तो इन्होंने बोला सर अगर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में सर 2,50,000 की लिमिट है। और अगर सर रजिस्टर्ड पर्सन है सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में 1 लाख की लिमिट है। ठीक है, तो 1 लाख से ज्यादा में आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, और 2,50,000 से ज्यादा में आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। ये लिमिट है सर, ये लिमिट है, लिखा हुआ है ना सर, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड, मतलब इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी आप उसे कंसोलिडेट कर सकते हो। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? अच्छा, इन्होंने बोला एक केस है जहां टैक्स इनवॉइस लगेगा ही नहीं। बोला वाओ, बताओ कब टैक्स इनवॉइस नहीं लगता। बोले भाई अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 है, लेस देन 200 लिखा है सर, लेस देन 200, मतलब 150 हो तो भी चलेगा, 100 हो तो भी चलेगा, 199 हो तो भी चलेगा सर। सप्लाई रिसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड है, और रिसिपिएंट बोलता है मुझे तो बिल ही नहीं चाहिए। तो सरकार बोली उस केस में भाई आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ेगा, आप चाहो तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही सेम प्रोविजन सेम अप्लाई होता है बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी। सर बिल ऑफ सप्लाई कब इशू किया जाता है? जब हम कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं सर, या फिर सर अगर हम कंपोजिशन स्कीम में भी सप्लाई करते हैं तो भी फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है सर। तो बिल ऑफ सप्लाई के केस में भी हम ये याद रखेंगे, वैल्यू 200 से कम है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट को बिल चाहिए ही नहीं, तो आप चाहो तो उस केस में आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं करना पड़ेगा। समझ आया? आप चाहो तो एक साथ कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई बना सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। रिसिप्ट वाउचर थोड़ा सा नाम से क्लियर होता है सर, जब मुझे किसी से पैसा मिलता है, मान लो मैं सप्लायर हूं, रिसिपिएंट ने मुझे बोला भैया सुनो ना, आप मुझे सर्विस तो देने वाले हो, रखो ये एडवांस पैसा रखो, आप मुझे सर्विस दे देना, मुझे आप पे भरोसा है भैया, तो मैं उसे रिसिप्ट वाउचर इशू कर देता हूँ सर। रिफंड वाउचर क्या होगा सर? ऑब्वियस सी बात है सर, उसने मुझे एडवांस दिया था, अब मुझे सर क्या बोलते हैं, मान लो कोई रीजन से मैं उसे सर्विस नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा सर? फिर रिफंड वाउचर। क्लियर? ठीक है, अब इनवॉइस रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, इसको आराम से 2 मिनट समझो, इसको 2 मिनट समझो सर। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, दिक्कत आती है, नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। सर रिवर्स चार्ज की जब बात होती है ना, तो सर सप्लायर और रिसिपिएंट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, रिसिपिएंट वो होता है जो गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करता है, यही सीखा है हमने जन्मों से, यही होता है, कुछ नया नहीं है, यही होता है सर। बस लड़ाई इसकी है कि बिल कौन बनाएगा। नॉर्मली इनवॉइस तो सप्लायर बनाता है, जिम्मेदारी सप्लायर की है सर। ठीक है, नॉर्मली इनवॉइस बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की। ये पहला केस। दूसरा केस, सप्लायर है, रिसिपिएंट है, यही जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अब यहां पर सप्लायर सेकंड केस में अगर ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो सप्लायर बोलता है मैं कैसे बिल बनाऊं भैया, मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं। तो सरकार ने रिसिपिएंट को बोला बे तू बना साले, तेरे को हम समय दे रहे हैं विद इन 30 डेज। सर कहाँ पढ़े? टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में सिखाया ना सर, विद इन 30 डेज तेरे को समय दे रहे हैं, विद इन 30 डेज तू क्या कर, बिल बना ले। ठीक है, विद इन 30 डेज तू बिल बना ले, और विद इन 30 डेज बिल बना के क्या बोलते हैं,
मतलब हमें गवर्नमेंट को पे भी कर दे और तू क्रेडिट भी ले सकता है, ठीक है, तो क्रेडिट भी ले सकता है। यही कनेक्शन मैं आपको क्रेडिट में सिखाया हूँ, प्लीज जाके देखना, लिख के एग्जाम्पल सिखाया हूँ सर, ठीक है, आईटीसी के चैप्टर में, ध्यान रखना सर, ठीक है। तो रिसिपिएंट को ये बोला गया कि यहाँ पर तेरी जिम्मेदारी है, नॉर्मली किसकी होती है, सप्लायर की, बट सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो जिम्मेदारी किस पे आ गई, रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट कब तक बनाएगा, जब उसको गुड्स या सर्विसेज रिसीव होगा उसके विद इन 30 डेज बनाएगा वो, उसकी जिम्मेदारी। क्लियर हुआ सबको, ये बैठा है दिमाग में, ये टाइम लिमिट आया था सर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होता है सर, एग्जेम्प्टेड कंपोजिशन, ये मैंने आपको समझाया सर। अच्छा, टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस, इसमें इन्होंने बोला सर नोटिफाइड सप्लायर है, उनके केस में टैक्स इनवॉइस क्या होगा। देखो सर, इंश्योरर बैंकर है तो कंसोलिडेटेड मंथली टैक्स इनवॉइस में भी इशूड, ठीक है। जीटीए वाले हैं तो एडिशनल रिक्वायरमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब, जिस गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी सर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाले हैं तो उनकी टिकट ही टैक्स इनवॉइस होगी। इन लोगों के लिए अलग है टैक्स इनवॉइस, इनके लिए वो टैक्स इनवॉइस नहीं है जो बाकी पूरी दुनिया के लिए, बाकी पूरी दुनिया अलग चलती, ये लोग अलग चलते सर, ठीक है। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले हैं तो इनको बोले सर जो आप टिकट इशू करते हो वही टैक्स इनवॉइस है सर। क्लियर है, बैठा दिमाग में। अच्छा, एक सिंपल से एक सर्कुलर था और बहुत सिंपल है, ये हम पहले भी कवर किए कि सर मान लो वर्धमान सर कोई ड्राइंग पेंटिंग बनाए, वो ड्राइंग पेंटिंग आर्ट गैलरीज को पहुंचाए सर, तो सरकार बोलती है इस आर्ट गैलरीज को जो आप पहुंचा रहे हो इस पे जीएसटी नहीं है, पर कल के दिन वो आर्ट गैलरी से कोई आया पर्सन और आपकी ड्राइंग पेंटिंग को बाय कर लिया तो सरकार बोलती है उसको सप्लाई मानते हैं और उसको जीएसटी बोलते हैं सर। ये हम पहले भी कवर किए, सप्लाई चैप्टर में मैंने कवर किया सर। अनऑथराइज कलेक्शन पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ सकते हो, फाइनल में इसका बहुत रिलेवेंस होता है, इंटर में नहीं। ओ सर क्रेडिट नोट डेबिट नोट, ओ भाई साहब कौन बोलेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन बोल सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डैम इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट, पहले तो आप इसको समझो फिर अपन भगेंगे सर, और इसमें अमेंडमेंट भी है। क्रेडिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट क्या होता है सर। क्रेडिट नोट मतलब जहां पर किसी को पैसा देने का बनता है, डेबिट नोट मतलब पैसा लेने का बनता है। पहले ये बेसिक फंडा दिमाग में बैठाओ, क्रेडिट नोट मतलब किसी को पैसा देने का बनता है, डेबिट नोट मतलब किसी से पैसा लेने का बनता है। क्लियर, पहले ये दिमाग में बैठाओ, क्रेडिट नोट मतलब किसी को पैसा देने का बनता है, डेबिट नोट मतलब पैसा लेने का बनता है। क्लियर, अब पढ़ते हैं सर। 4 केसेस है जहां पर आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 केसेस। पहला, the taxable value in the invoice is found to exceed the taxable value in respect of the supply। समझाता हूं, एकदम अच्छे से समझाता हूं सर। आपने गुड्स की वैल्यू 1,20,000 चार्ज कर दी, प्रैक्टिकली आपको 1 लाख चार्ज करना चाहिए था सर। क्या आपने 20,000 ज्यादा चार्ज कर दिया? हाँ सर। क्या मुझे वो पैसा उसे वापस करना होगा? हाँ सर। मेरा पैसा थोड़ी के सर, उसे 20,000 वापस करना पड़ेगा, मैं उसे सॉरी भी बोलूंगा, भाई गलती से मैं ज़्यादा चार्ज कर दिया, मुझे 1 लाख की चार्ज करना था। तो इस 20,000 के लिए क्या इशू करेंगे सर? क्रेडिट नोट। क्लियर हुआ, एकदम सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ सर। अगला, अगला वाला समझो सर, मैंने उससे टैक्स चार्ज कर दिया 12,000, मुझे टैक्स चार्ज करना था 10,000, ज़्यादा चार्ज कर दिया 2,000। सरकार बोली सर 2,000 के लिए आप क्या कर दो सर? क्रेडिट नोट। समझ आया, बैठा दिमाग में। अगला, सर मैंने ना एक पर्सन को गुड्स सप्लाई किया था 10,000 का, ठीक है, वो पर्सन उस गुड्स को रिटर्न कर दिया। जब कोई पर्सन मेरे पास गुड्स आके रिटर्न करता है तो मैं उसका पैसा देता हूँ ना सर, मैं पैसा देता हूं, तो इस 10,000 के लिए क्या इशू कर दूंगा? क्रेडिट नोट। जितने का गुड्स उसका पैसा रिटर्न, रिटर्न क्रेडिट नोट। क्लियर है, एकदम सिंपल तरीके से, ध्यान से सुनना सर। मैंने किसी को 10,000 का गुड्स सप्लाई किया, उसमें से 2,000 का गुड्स डिफेक्टिव निकल गया, 8,000 का गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये 2,000 का वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डिफेक्टिव गुड्स है। मैं बोला यार एक काम कर, कहाँ तू मेरे पास वापस लाएगा, फिर मैं उसको कैसे निकालूंगा, रख ले तू 2,000 का,
एक काम करना, तू मुझे 8,000 देना। वो बोला भैया मैं पहले 10 दे चुका हूँ। बोले ओह सॉरी, मैं तेरे को 2,000 का क्या इशू कर देता हूँ, क्रेडिट नोट। समझ आया? एकदम 4 सिंपल एग्जाम्पल देके बताया हूँ, अब कंफ्यूजन नहीं होगा क्रेडिट नोट में। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? तो सर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्रेडिट नोट इशू करता है सर, ठीक है। 1 और मोर रेसिपिएंट हो सकते हैं। अच्छा, सबसे मस्त वाली बात, क्या कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट हो सकता है? हाँ सर, कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट भी हो सकता है। ये स्टूडेंट स्किप कर देते सर। सर क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड, सर वो जो हमने सेक्शन 16(4) में पढ़ा था ना सर, 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, वही है सर, वही है क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड। पर इन्होंने एक अमेंडमेंट किया और बहुत प्यारा अमेंडमेंट किया, अच्छा अमेंडमेंट किया। इसको मैंने अमेंडमेंट के लेक्चर में भी समझाया, अब ध्यान से सुनना। सर मान लो मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, ठीक है, एकदम सिंपल समझते हैं, ठीक है। मैंने क्रेडिट नोट इशू किया तो मैंने सामने वाले से टैक्स 12,000, इधर ध्यान देना है ना, टैक्स कितना चार्ज कर दिया, 12,000। कितना चार्ज करना चाहिए था, 10,000। तो मैंने क्या किया, 2,000 का क्रेडिट नोट इशू किया, ठीक है। तो मैंने 2,000 से अपना आउटपुट टैक्स कम किया हुआ, भाई मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ तो मैं 2,000 से आउटपुट टैक्स कम कर रहा हूँ। सर काबिली, वेरी गुड, अच्छे इंसान हो। मैं 2,000 से आउटपुट टैक्स कम कर रहा हूं, वो सामने वाला जो रिसिपिएंट है वो चोर है, वो अपना क्रेडिट रिड्यूस नहीं कर रहा है सर। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू सच क्रेडिट नोट, मेरे एग्जाम्पल में कितना था सर, 2,000। मेरे एग्जाम्पल में 2,000 था और उसने अवेल किया, हैज नॉट बीन रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। चोर आदमी है, रिसिपिएंट बोलता मैं रिड्यूस नहीं करूंगा, मैं तो ज्यादा ही क्रेडिट लूंगा। तो सरकार बोली भैया सप्लायर को एक काम कर, तू भी अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम मत कर, मत कर, तेरे को हम अलाउ ही नहीं करते कम करने के लिए। जब वो क्रेडिट पूरी ले रहा है तो तू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम क्यों कर रहा है, फिर मत कर कम, तू भी साले ज्यादा टैक्स दे। अगर तू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करेगा तो उसको भी बोल क्रेडिट कम करने, और अगर तू कम नहीं कर रहा है, तेरा अगर वो कम नहीं करूंगा बोलता तो तू भी कम मत कर। समझ आया? बहुत सिंपल तरीके से बताया। और इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन। सर मतलब, सर समझो, मैं सप्लायर, मैं रिसिपिएंट, हम दोनों के बीच में गलती हुई तो क्रेडिट नोट की बात आई, पर ये रिसिपिएंट जो था ये भाई साहब किसी और को भी सप्लाई कर चुका है। अब ये सप्लायर बन गया, ये रिसिपिएंट, इसने किसी और को भी सप्लाई कर दिया। तो सरकार बोली सुन भाई, ये 12,000 की क्रेडिट लिया था, ये आगे किसी को पास ऑन किया, 14,000 उससे टैक्स चार्ज किया, 12,000 की क्रेडिट ले लिया जो पीछे उसके पास क्रेडिट पड़ी थी, और 2,000 रुपये हमें टैक्स दिया। मतलब सरकार बोलना ये चाह रही है कि ये भाई साहब भी तो 12,000 की क्रेडिट पूरी ले चुके और टैक्स इंसिडेंस पास करके बैलेंस 2,000 ही तो हमारे टैक्स दे रहे। सरकार इस सप्लायर को बोली सुन बे, तू अब अपना आउटवर्ड टैक्स जो है ना 12,000, इसको रिड्यूस मत कर, क्योंकि ये आगे पास ऑन हो चुका है, ये आगे पास ऑन हो चुका है, इसका इफेक्ट यहां पर भी आ चुका है, यहां पर भी आ चुका है, तू अब रिड्यूस मत कर। समझ आया? बैठा दिमाग में? एक तो मस्त सिंपल एग्जांपल समझाया सर, दोनों एग्जांपल बड़े सिंपल सर। आई होप क्लियर हुए होंगे। इन केस फिर भी कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो सर, ठीक है। डेबिट नोट, आई पर्सनली थिंक दिस इज इजी। डेबिट नोट मतलब अभी बताया सर, पैसा लेने का बनता है, लेना है, लेना है। कब लेना होगा सर? सर मैं गुड्स का सामने वाले से 1 लाख चार्ज कर दिया, पर सर मुझे तो 1,20,000 लेना था सर, कम चार्ज कर दिया, तो सर 20,000 का क्या इशू कर दूं, डेबिट नोट। सर मैंने सामने वाले से 10,000 टैक्स चार्ज कर दिया, मुझे उससे 12,000 टैक्स चार्ज करना चाहिए था, सर तो 2,000 का क्या इशू करूं सर, डेबिट नोट। सर डेबिट नोट तो इशू कर लूं, पर डेबिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड कहां दिया हुआ है सर, सेक्शन 16(4) में जाके चेक करो, चेक करो, वहीं पर लिखा हुआ है इनवॉइस और डेबिट नोट। आईटीसी के चैप्टर में लिखा हुआ है सर इनवॉइस और डेबिट नोट। तो सर डेबिट नोट इशू करने का भी टाइम पीरियड वही है सर, 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर
और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। समझ आया यहाँ तक? बैठा दिमाग में डेबिट नोट तक? क्लियर हुआ? आओ ई वे बिल देखते हैं। देखो ई वे बिल बड़ा सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, आजकल इससे एमसीक्यू आते हैं। पहले आप समझो ई वे बिल है क्या, और नहीं ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट जनरली आजकल एमसीक्यू पूछ रही है इंस्टीट्यूट इससे। ई वे बिल है क्या सर? सर एकदम सिंपल, कोई भी पर्सन अगर एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है तो सरकार बोलती है ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है। सर क्या ये भी जीएसटी की वेबसाइट से होता है? हाँ सर, जीएसटी की वेबसाइट में जाके अपन को ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। सर अगर आप ई वे बिल जनरेट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, रस्ते का बिल, ठीक है, इसका फायदा ये फिजिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है, फास्टर गुड्स का मूवमेंट होता है सर, बहुत चीजें इजी सिंपल हो जाती है। एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ, एक आदमी को कितनी मेहनत करना पड़ता होगा, बिल बनाने के लिए पूरी डिटेल्स डाले, ई वे बिल के लिए पूरी डिटेल्स डाले? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ये होता है सर कि जब आप बिल बनाने के लिए पूरी डिटेल्स डालते हो तो ई वे बिल में भी वही डिटेल्स अपने आप ऑटो मतलब पूरी चीजें अपने आप ई वे बिल में भी वही हो जाती है, हमें अलग से वापस पूरी एंट्री करनी नहीं पड़ती है। आजकल इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, सब चीजें हो जाती है, ठीक है। तो जो पर्सन ई इनवॉइस बनाता है उसके लिए ई वे बिल बनाना बहुत आसान होता है। हाँ, जो पर्सन नॉर्मल इनवॉइस बनाए है वो क्या करता है सर, टैली के सॉफ्टवेयर से यूज करके बना लेता है, तो बहुत ईजी हो जाता है, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है ई वे बिल बनाना। सर ई वे बिल, अब ध्यान दो सर, हम ई वे बिल क्यों रखते हैं सर? सर ई वे बिल हमें रखना जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है तो आपको ई वे बिल रखना पड़ेगा। अगर आप ई वे बिल नहीं रखोगे तो कल के दिन वो गुड्स को हम क्या कर लेंगे, जब्ती कर लेंगे, ठीक है। और सर ई वे बिल से बारे में पढ़ते हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो मेन है जिससे कभी 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 बड़ा क्वेश्चन आता है सर। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, जो सर वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा, ठीक है, जिसका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, इन रिलेशन टू सप्लाई, जो वो सप्लाई कर रहे हैं, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। सर अदर, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई क्या हो सकता है सर? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट, अरे यार ये क्या हो रहा है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस सर, ठीक है, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो सप्लायर था वो अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो सरकार बोलती इन तीनों केसेस में अगर आपकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। मैं बोला ई वे बिल के लिए भी कोई फॉर्म? बोले यस सर। कैसे नहीं होगा सर, फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 01 होता है, पोर्टल में होता है सर, जाके वहां पर आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब ई वे बिल कब जनरेट किया जाता है सर? कोई भी गुड्स के मूवमेंट से पहले। ऐसा नहीं है कि सर उसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया उसके बाद ई वे बिल जनरेट होता है, नहीं, उसका मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले ई वे बिल जनरेट किया जाता है। रियल लाइफ में तो लोग मूवमेंट के बाद भी करते हैं, बट करना पहले चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसाइनमेंट वैल्यू। जो 50,000 अपन वैल्यू निकालते हैं ना, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एज पर सेक्शन 15, सर ये कहां पर पढ़ के आए? वैल्यू सप्लाई चैप्टर में। एज पर सेक्शन 15 जो अपन वैल्यू डिक्लेयर करते हैं वो वाली वैल्यू ले लेंगे। दूसरा, ठीक है, जो भी हम डिक्लेयर करते हैं वैल्यू, इनवॉइस, बिल ऑफ चालान वगैरह, जहां पर भी हम जो वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, एंड इंक्लूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसाइनमेंट वैल्यू लेने के लिए 50,000 की लिमिट चेक करने के लिए आप जीएसटी के टैक्सेस को इंक्लूड करते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन सेस को इंक्लूड करते हो। ध्यान देना, इंक्लूड करते हो, टैक्सेस को इंक्लूड करते हो, ठीक है। एंड एक्सक्लूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स को एक्सक्लूड करते हो, जो एग्जेम्प्ट है उसको नहीं लेते हो। मतलब अगर कोई पर्सन है जो 45,000 का सप्लाई किया और 18% जीएसटी चार्ज करेगा, तो फिर उस केस में 45,000 में 18% ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 53,100। जीएसटी ऐड करने के बाद उसका आया 53,100।
तो वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर गई सर, क्या ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? हाँ सर। एग्जिम्ट को नहीं लेते हैं कंसाइनमेंट वैल्यू में, ध्यान रखना सर, ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत, गड़बड़ हो जाती है सर। सर ई वे बिल जनरेट करना किसको जरूरी है सर? ऐसा कोई भी पर्सन जो 50,000 से ज्यादा वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट सप्लाई कर रहा है उसको ई वे बिल कंपलसरी है। बट सरकार ने बोला सर कुछ मैं आपको बताता हूं, रुको, ये वाले लोग हैं, दो ऐसे लोग हैं जिनकी वैल्यू अगर लेस देन 50,000 भी है तो उनके लिए भी ई वे बिल जरूरी है सर। सरकार बोली सबसे पहला, अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर है, अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर है तो वैल्यू अगर 10,000 भी है तो भी ई वे बिल कंपलसरी है। और इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, तो सर इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहा है। सरकार बोली इनको अगर ये 10,000 का भी ट्रांसफर कर रहे हैं इंटर स्टेट तो सरकार बोली इनके लिए ई वे बिल कंपलसरी है, इनके लिए 50,000 की वैल्यू अप्लाई नहीं होती। एग्जाम में इससे थ्योरी क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का लिखने को, तो आपको ध्यान रखना होगा सर। क्लियर हुई बात? ठीक है सर। ई वे बिल जनरेट कौन करता है? नॉर्मली सर सप्लायर करता है, सप्लायर ना करे तो फिर सर ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है सर, ट्रांसपोर्टर के पास भी रहता है सर, और अगर ट्रांसपोर्टर ना भी करे तो रेसिपिएंट भी कर सकता है सर, तीनों में से कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगर गुड्स रेलवे, एयर या वेसल से चल रहा है तो सर उस केस में सर आपको ना रेलवे रिसिप्ट मिलेगी सर, ठीक है, एयरवे बिल मिलेगा या फिर बिल ऑफ लेडिंग नंबर भी मिलेगा सर। आपको ई वे बिल के साथ ये सब चीजें भी रखना पड़ेगा क्योंकि सर रेलवे के थ्रू होता है तो रेलवे रिसिप्ट भी मिलती है हमें, ठीक है, एयरवे के थ्रू होता है तो एयरवे बिल मिलता है सर, और बिल ऑफ लेडिंग होता है अगर वेसल के थ्रू होता है तो सर, ठीक है। तो ये 3 चीजें भी ध्यान रखनी होती है। ये इंटर वालों के लिए इतना काम का नहीं होता, फाइनल में बहुत काम का होता है सर, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बोला सर अगर आप रेलवे के थ्रू चल रहे हो तो ई वे बिल ना भी रखो बट रेलवे रिसिप्ट अगर आप रख लो तो भी काम बन जाता है सर। पर रेलवे रिसिप्ट याद रखना सर, रेलवे रिसिप्ट इज इंपॉर्टेंट, रेलवे रिसिप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई पर्सन है जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है, क्या अगर वो चाहे तो ई वे बिल जनरेट कर सकता है? सरकार बोली ऑप्शनल है, 50,000 से नीचे ऑप्शन है बट 50,000 से ऊपर कंपलसरी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो ये एक पॉइंट आया था पिछली बार का अमेंडमेंट था सर, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो भी ई वे बिल जनरेट करना चाहता है, सर कर सकता है? हाँ सर, सरकार ने बोला एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जाके अब ई वे बिल जनरेट कर सकता है 2 तरीके से। एक तो एनरोल कर ले फॉर्म GST-ERN-03 में, या फिर किसी फैसिलिटेशन सेंटर में चले जाए जो गवर्नमेंट नोटिफाई करिए सर, और वहां जाके वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है सर। नॉर्मली अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाता बट सरकार ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बोला तुम भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हो थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर या फिर इन कॉमन फॉर्म इन ए कॉमन पोर्टल इन फॉर्म GST-ENR-03। समझ आया? ठीक है। इसके बाद कुछ आगे बात है सर, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। सर आपकी गाड़ी यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, यहाँ एक वर्ड आएगा सर, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। सर यहाँ पर आएगा अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ठीक है, या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट। मल्टी मॉडल शिपमेंट मतलब सर जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जाना या आना दोनों में से एक साइड आप शिप से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल शिपमेंट, ठीक है। तो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, छोटी गाड़ियां हैं तो वो एक दिन में 200 किलोमीटर चलेगी और हर एक दिन एक्स्ट्रा के लिए वो 200 किलोमीटर काउंट होगा सर। और अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, बड़ी गाड़ी है सर,
बड़ी गाड़ियां हैं तो सरकार बोली वो एक दिन में 20 किलोमीटर चलेगी, और जितने एक एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे, हर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ने के लिए वो 20 किलोमीटर्स होगा। याद रखना पार्ट देयर ऑफ भी है। पार्ट देयर ऑफ मतलब सर आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मान लो 380 किलोमीटर से, अगर अदर देन ओमर डायमेंशनल कार्गो है तो 200 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा सर, 380 डिवाइडेड बाय 200, 380 डिवाइडेड बाय 200, ये 1.9 आ जाएगा सर। तो इसके लिए अपन 2 दिन लेंगे। और अगर यही 380 ओवर डायमेंशनल कार्गो में, तो 380 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 19 नहीं सर, इसके लिए कितना दिन हो जाएगा सर, ध्यान रखना सर, पहला दिन भी तो रहेगा ना सर, तो ध्यान रखना ये चीज का याद रखना, ये कैलकुलेशन ध्यान रखना सर, राउंड फिगर जो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्ट देयर ऑफ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर पार्ट देयर ऑफ भी लिखा हुआ है सर, ठीक है, यहाँ पर पार्ट देयर ऑफ भी लिखा हुआ है। इसके लिए 19 डेज और इसके लिए 2 दिन, राउंड फिगर भी करते हैं सर। पार्ट देयर ऑफ मतलब थोड़ा भी ऊपर गया तो राउंड फिगर कर देंगे, मतलब अगर ये 19.5 आ जाता ना तो मैं इसको 20 ले लेता, ठीक है, 19.5 भी आ जाता तो 20 डेज ले लेता, 19.1 भी आ जाता तो भी 20 डेज ले लेता। क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। आओ सर आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटी बातें और। कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल, एग्जाम में एमसीक्यू में आया था, विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन अपन कैंसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ई वे बिल एक्सेप्टेंस 72 आवर्स में मान लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है सर। सर कुछ केसेस है जहां आपको ई वे बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा सर। कब नहीं दिया जाएगा सर, आपने CMP 08 फाइल नहीं किया सर फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, मैं बोले तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। सरकार बोली GSTR 3 भी नहीं डाले हो फॉर 2 मंथ्स, या GSTR 1 नहीं डाले हो 2 मंथ्स का या क्वार्टर्स का, या तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, इन 4 केसेस में आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। ये याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आया हुआ है लिखने को, व्हाट आर द केसेस वेयर ई वे बिल कैन नॉट बी जनरेटेड, ठीक है, ध्यान रखना ये आया हुआ है सर, ठीक है। अब इसको समझो, ये मजेदार था सर, ये जब आया तो बड़ा प्यारा था सर। मान लो मैं सप्लायर, ठीक है, और मैं GSTR 3 भी नहीं डाला तो मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। अब रिसिपिएंट अच्छा इंसान है, वो GSTR भी डालता है, वो सब काम करता है। सरकार बोली इस केस में सप्लायर ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, बट रिसिपिएंट उसके बिहाफ में ई वे बिल जनरेट कर सकता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर सप्लायर चोर है तो रिसिपिएंट को भी चोर मत बोलो, रिसिपिएंट चाहे तो वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सप्लायर चोर है तो रिसिपिएंट भी चोर हो जाएगा, वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं है। अगर सप्लायर चोर है तो रिसिपिएंट ई वे बिल जनरेट कर सकता है, सप्लायर चोर रिसिपिएंट चोर तो ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट कर सकता है। समझ आई बात, बैठा दिमाग में। सरकार बोलती है हम ई वे बिल से सिर्फ उसको रोकते हैं जो डिफॉल्टिंग है, ठीक है, हमने सिर्फ उसको रोका है जो डिफॉल्टर है, सबको नहीं रोकते सर, ठीक है। फिर कुछ केसेस जहां पर ई वे बिल नहीं लगता है, इसमें तो सर पूरी लिस्ट होती है, ये पूरी लिस्ट दी हुई है, इसमें नॉन मोटराइज्ड कार्गो आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इसमें ये याद रखना सर, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है बट आएगा, ठीक है, कि इंटीमेशन ज्वेलरी के केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलते हैं जिसको सर, ठीक है। तो ये सब केसेस है, इसको थियोरेटिकली आपको एक बार रीड करना होता है कि किन किन केसेस में ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आप इनको रीड कर लो, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें ये वाला पॉइंट याद रखना कि सर अगर आप देखो समझो, सप्लायर, ठीक है, ये है धर्म काटा, इसको वेट ब्रिज भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आप धर्म काटा ही देखोगे सर, यही नाम देखोगे आप। सर मान लो वर्धमान सर सप्लायर है, अब वो अपनी ट्रक को धर्म काटा भेजते हैं, सरकार बोलती है अगर सप्लायर से धर्म काटा की जगह अगर 20 किलोमीटर से कम है, अप टू 20 किलोमीटर है, तो सरकार बोली ई वे बिल की जरूरत नहीं है, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। धर्म काटा वो जगह होता है सर जहां पर गुड्स का ट्रक का वेटेज होता है सर,
कि पहले एक बार खाली ट्रक होती है, उसका वेट किया जाता है, फिर उसमें सामान डाला जाता है, उसका वेट किया जाता है सर। धर्म काटा इसीलिए होता है, जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर आप देखोगे सर एक ना एक धर्म काटा होता है सर। तो इन्होंने बोला सर अप टू 20 किलोमीटर तक का मूवमेंट है, तो उस केस में आपको क्या बोलते हैं, ई वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप गुड्स धर्म काटा तक लेके जा रहे हो सर। तो आई बात समझ, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर। बाकी तो सर यही बात थी सिंपल, हमारा ई वे बिल भी कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और ई वे बिल चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप हर पॉइंट क्लियर हुआ हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, ईजी है, बहुत सिंपल चीज़ है सर। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।